नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 25 अगस्त का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का हमारा सेशन। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि यूपीएससी का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चालू है और सिर्फ टेस्ट सीरीज का ही पेड ग्रुप हमारा चल रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9690060810 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उस पर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे ये सारे ही फ्री चैनल हैं, आप लोग इनको यहाँ पे सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पेड पीडीएफ जो है उसकी पिक्स फ्री में दी जाती हैं। ठीक, जो हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स आज प्रीलिम्स और मेंस के लिए हो सकते हैं वो हैं ये वाले। भारत में कैबिनेट मिनिस्टर को गिरफ्तार करने के लिए प्रक्रिया क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अभी जो है महाराष्ट्र वाला जो हुआ है उसकी वजह से है न्यूज़ में, लेकिन हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछा सकता है उसके बारे में देखेंगे। भुवन युक्त धारा ये एक नया पोर्टल है, किस लिए यूज़ किया जाएगा देखेंगे सारी चीज़ें। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, कौशल आपको पता है स्किल संबंधित है। और स्मॉग टावर, ठीक, स्मॉग आपका बनता है फॉग और स्मोक को मिलाकर, ठीक, विंटर्स के सीज़न में, तो उससे रिलेटेड टावर क्या है ये सारी चीज़ें देखेंगे। और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन क्या चीज़ है इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक, तो पहला हमारा जो टॉपिक है आपका, भारत में क्या प्रोसीजर है कैबिनेट मिनिस्टर को, मंत्री को जो है आपका अरेस्ट करने के लिए प्रोसीजर क्या है। तो पहली बात तो बता दें, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट वर्ड जो है हमारा जब संविधान आया था तब ये नहीं था, लेकिन जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया तो पहली बात कैबिनेट वर्ड जोड़ा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एक मिनिस्टर हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं और इस सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उन्होंने जो है कुछ बात बोली चीफ मिनिस्टर जो हमारे महाराष्ट्र के हैं उनके खिलाफ। तो अब उनको जो है गिरफ्तार करने के लिए उनके घर में जो है भेजी गई टीम महाराष्ट्र की स्टेट पुलिस की। ठीक, तो यहाँ पे ये कहा गया कि भैया गलत है, ऐसे नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें जानना ज़रूरी है कि प्रोसीजर क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर को अगर मतलब अरेस्ट करना है तो क्या प्रोसीजर होना चाहिए, वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, महाराष्ट्र पुलिस गई और उन्होंने अरेस्ट किया रानी जी को, एक जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे। ठीक, और यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो है प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया और ये सारी चीज़ें हैं। तो प्रोसीजर क्या है ये देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, संसद की बात हो रही है, सेशन में नहीं है, तो कैबिनेट मिनिस्टर को तभी अरेस्ट किया जाता है, किया जा सकता है जब उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर किया गया हो। ठीक, कानून प्रवर्तन एजेंसी यानी कि जैसे पुलिस जो है लॉ इन्फोर्समेंट ऑफ एजेंसी तभी उनको अरेस्ट कर सकती है जब क्रिमिनल केस हो। ठीक, सेक्शन 22A जो है हमारा रूल्स ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो हमारा राज्यसभा का है, उसमें कहा गया है कि पुलिस हो, जज हो, मजिस्ट्रेट हो, वो तभी मतलब ये कह सकता है, इंटीमेट कर सकता है जज जो चेयरमैन है आपका राज्यसभा के। ठीक, चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो उनको ये तभी कह सकता है पुलिस जज या फिर मजिस्ट्रेट कि क्या रीज़न है, उनको बताना पड़ेगा अरेस्ट के लिए, और साथ ही साथ क्या जगह उनको जो है डिटेन किया जाएगा, हिरासत में रखा जाएगा और कहाँ पे उनको जेल किया सकता है। ठीक, इन एन एप्रोप्रिएट फॉर्म में ये इनको भेजना पड़ता है। ये सेक्शन 22A में लिखा हुआ है, प्रोसीजर ये पूरा बताया गया है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ये होता है। ठीक, अब इसमें प्रोसीजर क्या फॉलो करना चाहिए चेयरमैन को। अब चेयरमैन के पास ये चीज़ आ गई, ठीक, पुलिस जज या फिर मजिस्ट्रेट के जरिए। अब चेयरमैन क्या करेगा, देखेगा, पहले तो इन्फॉर्म करेगा कि काउंसिल को, यानी कि आपका राज्यसभा को, काउंसिल ऑफ स्टेट को, कि भैया अगर वो जो है बैठी है वाला सदन बैठा हुआ है राज्यसभा का, तो वहाँ पे इन्फॉर्म करेगा कि अरेस्ट के बारे में। ठीक, अगर काउंसिल नहीं बैठी हुई है तो वो ये पब्लिश करेगा बुलेटिन में, ताकि सभी मेंबर्स को जो है इसके बारे में जानकारी हो जाए। ठीक, अब इसके बारे में गिरफ्तारी के संबंध में राज्यसभा सदस्यों के विशेषाधिकार के बारे में क्या नियम है, यानी कि प्रिविलेजेस के बारे में क्या कहा जाता है। प्रिविलेजेस किस में आता है, आर्टिकल 105 आप लोग पढ़ना, उसमें आपको पता चल जाएगा। और इसी तरीके से स्टेट में कौन सा आर्टिकल होता है बताइए, 195 होता है कि नहीं होता, कंफर्म करिए एक बार। और इसमें क्या है, यहाँ पर बोला गया कि जो मेन प्रिविलेज दिए गए हैं सांसद को,
उसमें कहा गया है कि जो सिविल केस हैं, नागरिक जो केसेस हैं, उसमें जब सदन बैठी है, सदन का जैसे कोई सेशन आया, ठीक, तो उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक सिविल के जो केसेस हैं उसमें गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, एज पर द जो है सेक्शन 135 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक, ये बात क्लियर है। और इसमें प्रिविलेज जो है, फ्रीडम उनको अरेस्ट करने की, भैया कोई भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता उनको। क्रिमिनल केसेस हैं तब तो कर सकते हैं, लेकिन सिविल केसेस में नहीं कर सकते इस दौरान पे। ठीक, सेशन बीच में जब चल रहा है, 40 दिन पहले 40 दिन बाद में, ये सिविल प्रोसीजर में लिखा हुआ है CPC में। और यहाँ पर क्या है कि अरेस्ट तभी किया सकता है जब क्रिमिनल ऑफेंस किया गया हो या फिर कोई डिटेंशन, हिरासत वाला प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करी गई हो, ठीक है ना, जो कि निवारक नजरबंदी इसे कहते हैं। आर्टिकल किस में आता है? 22 में आता है। ठीक, फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। साथ ही साथ कैन अ पर्सन बी अरेस्टेड फ्रॉम द परसेंट ऑफ द हाउस। हाउस यहाँ पे वो घर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे राज्यसभा या फिर लोकसभा की बात हो रही है। तो राज्यसभा यहाँ पे केस में है, क्योंकि जो यूनियन मिनिस्टर थे वो राज्यसभा के मेंबर थे, और उन्होंने कहा कि कोई भी अरेस्ट नहीं हो सकता जो है हाउस के अंदर, राज्यसभा के अंदर नहीं हो सकता विदाउट प्रायर परमिशन। पहले परमिशन आपको चेयरमैन या फिर स्पीकर से लेनी पड़ेगी। ठीक, और जो प्रोसीजर है उसी के अनुसार करना पड़ेगा। प्रोसीजर यहाँ पे कौन बताता है? होम मिनिस्ट्री बताती है, ध्यान रख लेना, होम मिनिस्ट्री बताती है। पहले मतलब आप जो है अरेस्ट कर ही नहीं सकते, पहली बात तो पहले आपको परमिशन नहीं पड़ेगी। सिमिलरली इसी तरीके से अगर देखा जाए तो कोई भी लीगल प्रोसेस नहीं चालू हो सकता सिविल या क्रिमिनल केस में। ठीक, परसेंट ऑफ द हाउस विदाउट ऑब्टेनिंग द, वही चीज़ यहाँ पे पहले बोली गई है। अगर सेशन में जो है हो या फिर ना हो, वहाँ पे हाउस के अंदर अरेस्ट नहीं हो सकता। ठीक, अब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था यहाँ पे तो हुआ क्या था कि हाउस तो खैर यहाँ राज्यसभा लोकसभा की बात नहीं हुई, उनको उनके घर पे जाके अरेस्ट किया गया महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा, और वो खाना वाना खा रहे थे, अपने लंच कर रहे थे, और उसके बाद जो है अरेस्ट हो गए। और फिर काफ़ी इस पर हो हल्ला मचा कि ठग से मतलब मनमानी करी गई है स्टेट की जो है गवर्नमेंट की द्वारा या फिर पुलिस के द्वारा। फिर उनको कुछ घंटे के बाद बेल भी मिल गई है। ठीक है, जो यूनियन मिनिस्टर थे हमारे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भुवन युक्त धारा के अंतर्गत नया पोर्टल। अब ये समझ लीजिए, जो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है हमारे जितेंद्र सिंह, उन्होंने नया पोर्टल बनाया जिसका नाम है भुवन युक्त धारा। अब ये किससे संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है। भुवन युक्त धारा जो है मनरेगा, आपको पता है भुवन हम लोग का एक वो है जिसके ज़रिए हम लोग जो है पूरा जो है आपका देख पाते हैं कि भारत में कहाँ पे कोई ज्योग्राफी में, ठीक है ना, कि लोकेशन देख पाते हैं, उसकी जगह क्या है, वहाँ पे फॉरेस्ट है, क्या सब है। तो इसमें जो है आपका इसरो का जो है वो रहता है, सैटेलाइट्स इसरो की जो है मदद करती हैं, कौन सी? रिमोट सेंसिंग वाली। ठीक, जिसको जो मतलब सेंस करती हैं कि क्या चीज़ है वहाँ पे, फॉरेस्ट है, लैंड है, एग्रीकल्चर है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर इसका उपयोग जो किया जाएगा युक्त धारा का भुवन के जरिए, वो है कि मनरेगा के जो एसेट बनते हैं, ठीक, उनके बारे में, नए मनरेगा के जो एसेट बनाए जाने हैं, संपत्तियाँ बनाई जानी है, उनको फैसिलिटेट करने के लिए किया जाएगा। इसमें वही सारी रिमोट सेंसिंग, जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन जो भी है, भूगोलिक जो भी सूचना है, वो सब इसके जरिए प्रोवाइड की जाएगी युक्त धारा के द्वारा। और जो है आपका ये मनरेगा की जो नई संपत्तियां बनाई जाएंगी उसमें ये मदद करेगी। युक्त का मतलब होता है योजना, प्लानिंग करना, और धारा मतलब फ्लो के साथ में। पोर्टल जो है आपका रिपोजिटरी होगा जियो टैग्स का। जियो टैग्स कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं ना कि व्हाट्सएप पे यार लोकेशन भेज दो अपनी, या अपने घर की लोकेशन भेज दो, तो आप क्या कर रहे हो? जियो टैगिंग कर रहे हो एक तरीके से। जो जोग्राफिकल लोकेशन है आपके घर की या लोकेशन की, उसको खाली ज्योग्राफी पे आप जो है टैग लगा के बता रहे हो कि हाँ ये भैया यहाँ पे। तो उसी तरीके से मनरेगा के जो भी काम होने हैं, नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो भी हैं, या फिर जैसे उनका जियो टैग जो है इसमें रहेगा इस पोर्टल के अंदर, जिसका नाम है युक्त धारा। अब मनरेगा भी हो गया, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भी हो गया, इंटीग्रेटेड जो है वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी हो गया, ठीक है ना, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम भी हो गया, पर ड्रॉप मोर क्रॉप भी। तो इन सब का जो है फील्ड फोटोग्राफ के साथ में जियो टैगिंग की जाएगी आपका युक्त धारा पर। और ये कई सारे जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनकी जो है एक तरीके से भौगोलिक जो है आपकी लोकेशन ले रहा है। ठीक, इस पोर्टल पे वहाँ पे रहेगा, और ये इंटीग्रेट कर देगा, एकीकृत कर देगा, करता है थीमेटिक लेयर, मल्टी टेम्पोरल। थीमेटिक लेयर मतलब वहाँ पे वही है कि जो है खनिज है या फिर फॉरेस्ट है या फिर किस तरीके से क्या चीज़ है। मल्टी टेम्पोरल यानी कि अलग अलग टाइम पे। ठीक, और हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा रहेगा, काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा बढ़िया क्वालिटी का। और इसमें जो है विद एनालिसिस टूल एनालिसिस करी जा सकती है। टूल जो है प्लानर्स को ये हेल्प करेंगे भैया कि देखेंगे कि पहले वाला जो है, मान लीजिए कहीं पे मनरेगा में कई सारे काम होते हैं मैनुअल वाले, तो क्या काम हुए थे, ठीक, उनका एनालिसिस करके एसेट्स का,
फिर स्कीम के अंदर नए वर्क को जो है ऑनलाइन टूल के जरिए जो है दिया जाएगा। इसमें कई ज़्यादा अच्छा मतलब बढ़िया एफर्ट लगा है इसरो का और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का, ग्रामीण मंत्रालय का, और जिसके जरिए G2G सर्विसेज यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विसेज जो है रूरल प्लानिंग में मदद करेगी और डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होगी। मतलब क्योंकि एक जगह पे जहाँ पे हो रहा वहाँ के हिसाब से हो रहा ना, ऐसा तो है नहीं जहाँ पे सेंटर या फिर जो है स्टेट में जहाँ पे ऑफिस में बैठ के वो लोग कर रहे हैं अच्छा ये प्रोग्राम देना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उनके पास लोकलाइज्ड मतलब यहाँ पे जगह मालूम है कि हाँ इस पर्टिकुलर जगह पे ये काम हो चुका, अब क्या काम आगे हमें करना चाहिए। युक्त धारा जो है बेस करेगा, प्लान बनाएगा, योजना बनाएगा, ठीक। ग्राउस रूट फंक्शनरी यहाँ पे रहेंगे, जो लोग ज़मीन पे जितने ही फंक्शनिंग है, जैसे प्रधान ब्लॉक में हो गया या फिर प्रधान हो गया, ये सब लोग मिलके इस पे जो है रिसोर्स एलोकेट कहाँ पे आवंटन क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताएंगे। जियो पोर्टल भुवन जो हमारा है वो आपको पता ही है, इसमें इसरो के द्वारा जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है ज्योग्राफी वाली, और इस पोर्टल के जरिए हम इसका अनुप्रयोग कर रहे हैं गवर्नेंस शासन में। जियो स्पेशियल एप्लीकेशन सेंट्रल और स्टेट, राज्य और केंद्र सरकारें दोनों ही इसमें वर्क कर रही हैं, उनके डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं, एकेडमी वर्क कर रहे हैं और इंडस्ट्री भी साथ में वर्क कर रहे हैं। इसमें सैटेलाइट की इमेज दी जाती हैं, एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ होती हैं, एनालिसिस विश्लेषण कर सकते हैं, और इट हैज़ दस बिकम अ डी फैक्टो जियो स्पेशियल प्लेटफॉर्म बन गया। मतलब कि ज्योग्राफी वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो एक तरीके से मदद करती है हमारे विकास के लिए, जो है उसके लिए योजना बनाना है पूरे इंडिया में कहीं पे भी, ठीक। अच्छा एक मतलब एक देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गवर्नेंस, सुशासन और शासन और जो है ज्योग्राफी का तालमेल मिला के, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए बढ़िया एकीकृत किया जा रहा है, अच्छी चीज़ है, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक। तो अभी क्या हो रहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव आपको पता है 75वें जो हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, तो उसमें हम कई सारे तरह से काम कर रहे हैं, कई सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, और हम ये हमारे मोदी जी ने कहा भी है कि जब हमारा 100वां यानी कि शतक लगेगा हमारे इंडिपेंडेंस डे का, तो हम लोग अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना, ये हम लोग का लक्ष्य है। तो इसी जो है पहल पे इसी की तरफ बढ़ते हुए कई सारे कार्य किए जा रहे हैं। उसमें से एक कार्य ये भी है कि जो ग्रामीण में यूथ है, युवा है, पुअर है, ध्यान रखना पुअर है, उसको स्किल दो, स्किल ऐसा दो कि इंडिया में भी काम कर सके और ग्लोबल लेवल पे भी काम कर सके, ठीक। और उसको जो है उसको नौकरी मिले, ये नहीं कि स्किल दे दिया, स्किल ऐसी देनी है जो प्लेसमेंट करा सके। एटलीस्ट 70% जो लोग, अगर मान लीजिए 100 लोग आए इस प्रोग्राम के अंतर्गत, तो 70% को तो ट्रेनिंग मतलब जो है एम्प्लॉयमेंट देना ही देना है, ठीक। तो इस तरीके से स्किल्स देनी है, और स्किल्स ऐसी होनी चाहिए कि उनको बढ़िया जो है उनकी इनकम, सैलरी, वेजेस हों, और ये स्थायी भी हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आज सिखाया कल जो है जब तक सीख रहा था तब तक पता चला वाली स्किल की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये पूरा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का जो है मैंने आपको कई सारे फीचर्स बताए। अभी यहाँ पे जो है ये किया जा रहा है, आपका मोबिलाइजेशन कैंप कई सारे लगाए गए हैं, जहाँ पर जो है आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को बढ़ावा देना है, ठीक। और अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है उसके अंतर्गत ये कार्य किया जा रहा है। पूरी बात समझ में आ गई, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अब इसके बारे में जान लेते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, कुछ फैक्ट्स और हैं। 25 सितंबर 2014 से चालू किया गया था। स्किल यानी कि कौशल उन लोगों को प्रोवाइड करना है, पूरे भारत में होता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक। यानी फैक्ट याद हो गए, तो ऐसे ही बिल्कुल जो है एक एक चीज़ याद करो, और जब क्वेश्चन पढ़ा करो तब भी ये चीज़ें देखा करो कि क्या पूछ रहा है, कि हमने क्या पढ़ा था, रूरल डेवलपमेंट है, ऐसे तो नहीं एग्रीकल्चर वाला बोल दे रहा है, तो इस तरीके से है, ठीक। ये है, और इसमें प्लेसमेंट लिंक्ड होनी चाहिए। पुअर रूरल रूथ की बात हो रही है, ग्रामीण का युवा जो गरीब है उसको वेज एम्प्लॉयमेंट मिल सके कई सारे सेक्टर्स में, अलग अलग विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में इकोनॉमी के, और कम से कम इसमें जो है 70% जो ट्रेंड कैंडिडेट्स हैं उनको भैया प्लेसमेंट, नौकरी मिले, ऐसा कराना है। खाली खाना पूर्ति नहीं होनी, ये चीज़ है। कवरेज जो प्रोग्राम का है 27 स्टेट्स में, और आपका जो है, अच्छा कौन सा स्टेट नहीं है ये ढूंढ के बताइए आप लोग, 3 यूनियन टेरेटरी में होना है। रूरल पुअर यूथ के लिए है, कई सारी जो आपकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, एजेंसीज़ हैं, और उसमें 871 एजेंसी होगी। इसके बारे में हम लोग ये डेटा पहले भी देख चुके हैं। 611 जॉब रोल्स इसमें दिए गए हैं। ट्रेनिंग सेंटर भी 2381 हैं। करीबन 11 लाख यूथ को जो है ट्रेन किया गया है। 7 लाख लोग जो है प्लेस भी हो गए 31 जुलाई 2021 तक, ठीक। ये फैक्ट्स है कुछ। और आपका ये फैक्ट जो जैसे मैंने अभी ऊपर बताया ना, ये फैक्ट्स कहीं पे चाहो तो लिख लिया करो, ये मेंस में आपके बहुत काम आएंगे। मेंस में जो है इसकी एक फैक्ट बुक बनाओ, फैक्ट बुक बनाना चाहिए आप लोगों को,
जिसमें कि जो है इस तरीके के अच्छा ये यहाँ पे रोजगार एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो है अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसमें क्या फैक्ट देना है, फैक्ट से स्टार्ट करते हो तो बड़ा लॉजिकल साइंटिफिक आंसर होता है और फैक्ट कभी भी झूठ नहीं होता है, ये वाली बात है। ठीक, आप अगर तर्क ले लो हाँ भैया एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है तो एग्जामिनर नंबर काट सकता है, लेकिन आप अगर ऐसे फैक्ट लिख के बताओ कि 11 लाख में से 7 लाख लोगों को नौकरी मिली, ठीक, आपका दीनदयाल उपाध्याय गरीब कल्याण योजना कौशल योजना के अंतर्गत, तो वो फिर उसको झुठला नहीं सकता, वहाँ पे आपको वो नंबर देगा ही देगा। और 20 क्वेश्चन अगर होते हैं, हर क्वेश्चन में आपने इस तरीके से एक नंबर भी बढ़ाते चलेगा तो 20 नंबर ऊपर हैं आपके। मान लीजिए पहले आ रहे थे 90 नंबर तो अब हो गए 110 नंबर, तो ये जो है 20-20 नंबर अगर चारों में निकाल लिया आपने, 80 नंबर हो गए तो आपका तो कट ऑफ क्या लिस्ट में नाम पक्का है। समझ में आ रही बात? ऐसे क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो उस ज़्यादा कंपटीशन में एक एक नंबर की लड़ाई होती है। ठीक, तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अगर नहीं तैयार है, नहीं इस कंपटीशन को जान रहे हैं, तो समझ जाने के लिए मैंने ये चीज़ आपको अभी एक जो है एग्जाम्पल के तरीके से बताई है। मिशन जो आपका DDU GKY जो है उसमें ही है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाना चाहिए, इंडियन और ग्लोबल लेवल के एम्प्लॉयर भी उनको जो है दें, गेनफुल और सस्टेनेबल स्थायी रूप से रोजगार उनको मिलना चाहिए, रेगुलर वेजेस मिलने चाहिए। ठीक, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी पुअर तक पहुंचनी चाहिए, उनको भी जो है अपनी अपॉर्चुनिटी अपने आप को डेवलप करने का मौका मिलना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें सोशल मोबिलाइजेशन और नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो आपका सामाजिक लामबंदी है और जो कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो इस तरीके के कौशल प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी मदद से हम भारत की जो डेमोग्राफिक जो जनसांख्यिकी अधिशेष है, जो अब सरप्लस है, उसको लाभांश की तरीके से कन्वर्ट कर सकें। यानी कि हमारे पास देखो ह्यूमन रिसोर्स तो है, मानव संसाधन तो है, लेकिन उसको मानव पूंजी बनाना है। बात समझ में आ रहे हो? तो मानव पूंजी बनाने के लिए, ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है चीज़ें, ध्यान रखो। हेल्थ, एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल दोनों जोड़ लो, और एम्प्लॉयमेंट, ये तो मतलब 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक, और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये NCERT क्लास 9th इकोनॉमी में पढ़ाया जाता है। बहुत ज़रूरी है कि आप लोग NCERT जरूर पढ़ें। NCERT और करंट अफेयर पे अगर आपकी ग्रिप बहुत अच्छी हो जाए तो UPSC निकालना बहुत आसान है। जितने ज़्यादा रिसोर्सेज बढ़ाते जाओगे उतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती आएगी। ठीक, क्वेश्चन बल्कि यहीं से सारे कवर हो जाते हैं। ठीक, करंट अफेयर और NCERTs, बस ये 2 चीज़ों पे अगर आप फोकस करते चलो आराम से निकलेगा UPSC। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है स्मॉग टावर। स्मॉग जो है 2 शब्दों से बना हुआ है, स्मोक और दूसरा है फॉग। ठीक, कोहरा और स्मोक, जो जैसे कि जो जलाने वलाने वजह से जो धुआं हो जाता है वो, और ये विंटर में होता है तो इसकी वजह से स्मॉग बन जाता है, देखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और ये एक तरीके का एयर पोल्यूशन है। ठीक, जो है आपका वायु प्रदूषण है। इसी से निपटने के लिए स्मॉग टावर जो है दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने इनॉग्रेट किया है अभी, जिसको बोला जा रहा है स्मॉग टावर 20 करोड़ रुपए से बना है। 1 किलोमीटर के रेडियस तक, मान लीजिए यहाँ लगा है तो 1 किलोमीटर का रेडियस, ठीक, 1 किलोमीटर ऐसे 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 ऐसे, ठीक, तो आप जो है पूरा 1 किलोमीटर तक इसमें जो है बोला जा रहा है कि एयर को प्योरीफाई कर देगा। ठीक, अब इसके जो है कंपोनेंट देख लेते हैं, संरचना इसकी देख लेते हैं। जो आपकी 1000 क्यूबिक मीटर ऑफ फ्रेश एयर जो है हर सेकंड ये देगा, ये इस तरीके का बना हुआ है। ऊपर से क्या है कि हवा को पॉल्यूटेड एयर जो है इसके अंदर जाएगी, और यहाँ पे फिल्टर लगे हुए 5000 2 लेयर में, और उसके बाद नीचे से हवा फेंकेगा। ठीक, बाहर कौन सी हवा, स्वच्छ हवा फेंकेगा। 25 क्यूबिक मीटर पर एयर जो है पर सेकंड फेंकेगा, और 40 फैन लगे हुए हैं हर तरफ, 10 इधर 10 इधर 10 इधर और 10 पीछे साइड में, 40 फैन है। और साथ ही इसकी जो मीटर जो हाइट है वो 24 मीटर है, और ऊपर की जो हाइट है ये 6 मीटर हुई और 18 मीटर नीचे वाली है। ठीक, इसी का ये हमने USA से इसको सारे जो है सामान इसके मंगाया है, USA का है वैसे तो, हालांकि इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे और एक और है वो इसके समीक्षा करेंगे 2 साल तक। अलग अलग जो है सीजन्स में क्या इसका वो रहता है, आपका पर्टिकुलेट मैटर 10 वाले को जो है एयर पोल्यूशन होता है उसको कितना ये सुधार पा रहा है, ख़त्म कर पा रहा है। पर्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है उसको कितना जो है सुधार पा रहा है या ख़त्म कर पा रहा है। इन सब की जो है समीक्षा करेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, और एक और है अभी इसका नाम बताऊंगा। USA की ये टेक्नोलॉजी है। इसी का उल्टा अगर आप देखो तो चाइना में है, और ये 8 स्टोरी के बराबर हो गया, 24 मीटर 8 मंजिला इमारत। चाइना में जो है वो 60 मीटर है। ठीक है, लेकिन उसमें उल्टा होता है, उसमें क्या होता है नीचे से वो हवा लेता है गंदी और ऊपर से छोड़ता है तो ये साफ़ हवा, तो वहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फैक्ट्स बताई गई, फिर से बता देता हूँ। ये डाउन ड्राफ्ट एयर क्लीनिंग सिस्टम इसको बोलते हैं, वही जैसे मैंने बताया ना, ऊपर से गंदी हवा जाती है, नीचे से साफ़ हवा निकलती है। और यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से आपने इसने मिनेसोटा से ही इसको जो है
डेवलप किया गया है, 24 मीटर का है। मैक्रो लेयर इसमें लगी हुई है, 10 माइक्रोन वाले को करता है। माइक्रो लेयर जो है अराउंड 0.3 माइक्रोन वाले जो प्रदूषण है उसको ख़त्म करता है। ठीक, चाइना में इसका उल्टा 60 मीटर वाला, वो अप ड्राफ्ट सिस्टम पे आधारित है। हमारा वाला जो है डाउन ड्राफ्ट है। आईआईटी बॉम्बे जो है कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स के मॉडल पे इसको जो है काम करेगा, देखेगा भैया कि कितना एयर क्वालिटी कैसी रह रही है 1 किलोमीटर में। आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली 2 साल के लिए इसकी समीक्षा करेंगे। अलग अलग वेदर में क्या इसका जो परफॉर्मेंस रह रहा है, PM 2.5 को कितना ये सुधार पा रहा है, ख़त्म कर पा रहा है, सारी चीज़ें देखेंगे। एक ऑटोमेटेड स्काडा सिस्टम बनेगा इसमें, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, मतलब ये भी एक तरीके से आपका जो है ये देखेगा कि किस तरीके से पर्यवेक्षी नियंत्रण देखेगा कि डेटा करेगा, इकट्ठा करेगा कि जो है एयर क्वालिटी कैसी रह रही है, PM 2.5 PM 10 का क्या लेवल रह रहा है, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसा है, और ये सब दिखाई भी देगा। वहाँ पे एक बोर्ड लगा रहेगा, उसके ऊपर बताएगा भी हाँ इतने टेम्परेचर, इतना जो है PM की वैल्यू 2.5 की वैल्यू चल रही है, इतना PM 10 की वैल्यू चल रही है, इतना ह्यूमिडिटी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो है एयर क्वालिटी क्या है। ठीक, तो मॉनिटर जो है ये इंस्टॉल डिस्टेंसेस सब जगह इसको दिखाया जाएगा, लोकलाइज्ड एरिया में है। कनॉट प्लेस में भी इससे पहले लगाया गया और आनंद विहार पे भी इसको जो है लगाया जा रहा है। और दिल्ली में इस जो है इसको नोडल एजेंसी कौन सी है, CPCB समझते हो, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक, इसके बारे में जरूर पढ़िए, आज ये आप लोग का होमवर्क है। ठीक, कमेंट जरूर करिएगा इसके बारे में, मेन बातें। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम क्या है, राष्ट्रीय मुद्रीकरण। देखो एक तो ये वाला प्रोग्राम है, दूसरा प्रोग्राम हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक, अवसंरचना पाइपलाइन। ठीक, जिसको जो है क्या बोला जा रहा है, गति शक्ति बोला जा रहा है। अभी मोदी जी ने 15 अगस्त को गति शक्ति इसको बोला था। इसमें क्या है कि 100 लाख करोड़ तक का जो है इसमें निवेश करना है 5 साल में। ठीक, तो उसी ये वाला जो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इसी के अंदर जो है नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन भी है, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। इसी के अम्ब्रेला के समझ लो कि छाते के नीचे ही है ये भी नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। इससे भी जो पैसा निकाला, क्योंकि मोनेटाइज कर रहे हैं, मुद्रीकरण कर रहे हैं, किन चीज़ों का भी बताऊंगा, और उस पैसे से जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जो है उसमें पैसा लगाएंगे, 100 करोड़ में से 100 लाख करोड़ जो है उसमें से। ठीक, अब देखो है क्या ये मुद्रीकरण किस चीज़ का किया जा रहा है, जो एसेट हैं, पब्लिक सेक्टर एंटिटी इकाइयाँ जो हैं, जैसे मान लीजिए कोई जो है ONGC है, इंडियन ऑयल है, ठीक है, या फिर जो है रोड है, हमारी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कई सारे हैं, रोड हो गए, पोर्ट हो गए, तो इन सब के जो ये संपत्तियां हैं इनकी, ठीक, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ की, इसका मुद्रीकरण करो। ठीक, किसी तरीके से इसका मान लीजिए रिवेन्यू नहीं बन पा रहा, जैसे रोड बनाई गई है, रोड पे जो है टोल इकट्ठा करना है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो है मैं बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम पाइपलाइन जो है, इसमें जो है जैसे मान लीजिए प्राइवेट संस्था को दिया गया कि हाँ ठीक है, आप जो है इस पे ये टोल रोड है, टोल इसमें इकट्ठा करिए, और फिर जो है आप जो है टोल का हमें पहले तो मान लीजिए हमने एस्टिमेट निकाला कि 5 साल में मान लीजिए इसमें 100 रुपये की जो है आपको आमदनी होगी। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि एक काम करो, 20 रुपये हमको पहले दे दो, कि हम ऐसा तो किसी को भी नहीं देंगे, 20 रुपये आपके पास होने चाहिए। ठीक, तो ये वैसे फिगर बहुत ज़्यादा होगी, तो कुछ ही लोग जो है इसको रहेंगे। ठीक, 20 रुपये पहले ले लेगी, फिर जो रिवेन्यू बनेगा उसमें भी कुछ शेयरिंग गवर्नमेंट करेगी। ठीक, और फिर वापस कर लेगी कुछ टाइम फ्रेम के बाद में। ये नहीं कि ये रोड इन्हीं की हो गई, प्राइवेट वालों की। तो यहाँ पे खाली रिवेन्यू के उस पर किया जाता है, कोई स्वामित्व नहीं दिया जाता है प्राइवेटाइजेशन में। ठीक, तो ये एक तरीके से क्या हुआ, इस रोड पे जो टोल रोड ऐसे पड़ा हुआ था, इसका मुद्रीकरण हो गया, जो है मोनेटाइजेशन हो गया। ये पूरा इसका जो है थीम है। इसी में अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरीके से, लेकिन जो है मुद्रीकरण इस ऐसे ही होगा, स्वामित्व नहीं दिया जाएगा, रिवेन्यू पे जो है बेसिस पे होगा। रिवेन्यू आपका जो है शुरुआत में कुछ आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी जो करेगा, फिर उसके रिवेन्यू शेयरिंग करनी पड़ेगी, और जो है ये जो पैसा इसमें से बनेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगेगा। पूरी बात समझ में आ गई। अब इसके जो है फैक्ट्स देख लेते हैं। 4 साल का जो है ये आपका नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है। इसमें 6 लाख करोड़ तक का जो है वैल्यू हमें अनलॉक करनी है। ध्यान से सुनना, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में। क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी एसेट है बने हुए, उन्हीं को तो हम बना रहे हैं ना, उन्हीं का तो राजस्व उसी से तो निकाल लें। प्राइवेट सेक्टर को इसमें जोड़ा जाएगा, रिवेन्यू राइट इनको दिए जाएंगे, ओनरशिप नहीं दिया जाएगा, फंड जो भी आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक, और इसमें क्लियर फ्रेमवर्क है, मोनेटाइजेशन कैसे करना है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को ही इसमें लाया जाएगा, और एसेट के से जरिए जो है इसमें इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट जगाया जाएगा। अब इसमें देखिए गवर्नमेंट ने ये बताया है कि कई सारे ऐसे ब्राउन फील्ड मतलब पहले से जो बने हुए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर,
उन्हीं में जो डी रिस्क हो गए, मतलब उसमें रिस्क नहीं है, उस पर जो है प्राइवेट वालों को मोनेटाइज करने का मौका दिया जाएगा, स्वामित्व नहीं दिया जाएगा। फिर से बता रहा हूँ कई बार, वहीं पे यहाँ पे ये यहीं खेल जाएगा वो। मुद्रीकरण क्या होता है भैया कि ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा रेवेन्यू राइट, राजस्व के अधिकार दे दिए जाएंगे प्राइवेट सेक्टर को, और वो फिर जो पैसा कुछ उसको अपफ्रंट पहले से देना पड़ेगा, रेवेन्यू शेयरिंग पे जो रेवेन्यू बनेगा उसमें कुछ शेयरिंग होगा, और कमिटमेंट ऑफ इन्वेस्ट रहेगा कि भैया इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। इसमें एक जो दो तरीके हैं, REIT रियल इस्टेट में आप पैसा डाल सकते हो, ठीक, और दूसरा है इन्वेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो इसमें भी पैसा डाल सकते हैं, हमारे ऐसे लोग भी पैसा डाल सकते हैं, ठीक, कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जैसे रोड हो गया, पावर सेक्टर, उसको जो है मुद्रीकरण किया जाएगा। और ये वाले जो REIT और इन्वेट्स जो है ये आपका कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट पे भी होता है, तो वहाँ पे भी ट्रेड वेड होके मतलब लिक्विडिटी रहेगी। आपने मान लीजिए पैसा लगाया तो आप इसको बेच भी सकते हो। आपने मान लीजिए REIT जो है आपने खरीद लिए 4, ठीक, तो आपको लगा कि यार अब ठीक ठाक पैसे इसमें बढ़ गए हैं तो आप उसको बेच दो, ठीक, तो आप, और ये REIT में जो आप पैसा डाल लो, ये इसी तरीके से बहुत लोग, लाखों करोड़ लोग डालेंगे, तो उस पैसे का उपयोग जो है आपका जो है प्राइवेट संस्थान करेंगे। यही जो है मोनेटाइजेशन है। कई सारे मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट खाली पड़े थे, प्राइवेट वाले घुसे, उन्होंने कहा ठीक है सरकार को कुछ पहले से पैसा दे दिया, और फिर उन्होंने अपना रिवेन्यू जनरेट करने की कोशिश की, उसके जरिए जो है उन्होंने REIT निकाले। तो मान लीजिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के, ABC प्रोजेक्ट के लिए REIT हम निकाल लें, अगर वैसे मुझे लगता है कि हाँ यार ठीक है इसके दाम बढ़ सकते हैं, तो हमने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, वो पैसा उठा के प्राइवेट संस्था ने इस वाले प्रोजेक्ट, ABC वाले प्रोजेक्ट में लगा दिए, और फिर इसको जो है जो भी रेवेन्यू, मान लीजिए इसमें फ्लैट्स थे, फ्लैट्स बना के बेचना चालू किया, लोगों ने फ्लैट्स खरीदे, उससे रेवेन्यू बना, वो गवर्नमेंट को मिलने लगा। ठीक, कई सारी चीज़ें हैं, मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल ये क्रिस्टल क्लियर हो जाए, कुछ भी मतलब ऐसा डाउट न रहे कि यार ये क्या है, इन्वेट क्या है, ये REIT क्या है, ये मोनेटाइजेशन क्या है, ऐसा कुछ नहीं। एक बार आपने सुना, ध्यान से सुना मेरी बात, तो जो है आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। कभी आप क्वेश्चन भी पढ़ेंगे या फिर और भी कुछ पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें गवर्नमेंट का प्लान यही है कि रेलवे, रोड और पावर सेक्टर से तो भैया अगर 100 रुपये कमाने तो 66% तो यहीं से पैदा हो जाए, और बाकी जो है टेलीकॉम, माइनिंग, एविएशन, पोर्ट, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पाइपलाइन, वेयरहाउस और स्टेडियम से निकाल लेंगे, ठीक। और इसमें 15% जो है करीबन जो है इससे निकाला जाना है इसी साल, ठीक, जो कि करीबन 0.88 लाख करोड़ होगा, ठीक। और इसमें नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम जो है ये मैंने आपको जैसा बताया, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो 100 लाख वाला है उसी के अंतर्गत है। गति शक्ति मिशन क्या है बताइए, फिर से मैंने अभी बताया था आपको। और इसमें एस्टिमेटेड अमाउंट जो है जो रेज किया जाएगा नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के जरिए, वो जो है जो गवर्नमेंट ने सोचा है कि हम 100 लाख करोड़ का प्रोग्राम है ना नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, अवसंरचना वाला, उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि 33 लाख करोड़ वो देगा, ठीक है, किसी तरीके से। तो इस 33 लाख का 14% तो मोनेटाइजेशन प्रोग्राम से निकालने की एस्टिमेट किया है सेंटर ने। तो ये सीसैट का क्वेश्चन हो गया, आप लोग बताना है कि ये कितना हुआ 14%, ठीक। और ये सब वहीं रोड, पावर प्रोजेक्ट, और 15 एयरपोर्ट, 15 रेलवे और प्रोजेक्ट, और 160 कोल माइन के प्रोजेक्ट हो गए, वेयरहाउस हो गए 200 लाख मेट्रिक टन के, 2 नेशनल स्टेडियम हो गए, 2 रीजनल सेंटर हो गए। ये सब कुछ मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत दिया जाएगा। चैलेंजेस देखिए वही हैं, कई सारे जगह पे जो है चिन्हित करना कि रेवेन्यू कैसे निकालना है। कई सारे एसेट ऐसे भी हैं जिनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी नहीं इतनी बन पाई है, तो उसमें और प्राइवेट वाले भी जो है ज़्यादा अभी उनके पास भी जो है एक निवेश करने का एक वो नहीं बना हुआ है माहौल, ठीक। उनको ज़्यादातर जो पहले प्रोजेक्ट थे गवर्नमेंट के साथ में PPP मोड में, ठीक, पब्लिक प्राइवेट मोड में, वो ज़्यादा मतलब उसमें कई सारे क्लियरेंस होते हैं, उन सब के चक्कर में फंस जाते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है वो ट्राई करेगी कि भैया इन चैलेंजेस को जो है ख़त्म करे, और तभी भैया एग्जीक्यूशन हो पाएगा, तभी जो है मुद्रीकरण हो पाएगा, जो कि एक हमारी ज़रूरत है। जैसे रोड वाले केसेस में क्या होता है कि जो प्राइवेट निवेशक हैं वो लेना तो चाहते हैं रोड वाले केस में कि भैया टोल वोल चलो कर लेंगे, लेकिन 4 लेन की जो रोडें हैं उससे ऊपर वाले प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं। 2 लेन वाले वो छूते ही नहीं, उनको लगता है वहाँ पे नुकसान हो जाएगा कभी कोई जो है, तो ये सारी चीज़ें चैलेंजेस में आ सकती हैं। अब ये वाली चैलेंजेस बात है, लेकिन 25 अगस्त का जो हमारा क्वेश्चन वाली बात है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया कि नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम पाइपलाइन क्या है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। इसके चैलेंजेस क्या भी बताया, लेकिन सोल्यूशंस आपको बताने हैं कमेंट करके, ठीक। इसकी चुनौती और संभावित समाधान भी क्या है बताइए। और हम लोग आ गए अपने फेवरेट सेक्शन पर, इसका नाम है कौन बनेगा IAS PCS, कौन बनेगा आप में है वो दम, बताइए कमेंट करके। और
जो है किस तरीके कितना आपको जो है लगता है कि अभी कई सारे जो है पेपर हो रहे हैं लगातार और लोग से आ रही है कि भैया काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इस करंट अफेयर से एग्ज़ाम में, तो आप लोगों को कितना फ़ायदा लग रहा है जो बताइएगा। इस वाले सेक्शन में हम लोग देखते हैं कि प्रीलिम्स से क्वेश्चन किस तरीके से हमें सॉल्व करने चाहिए, जो कि क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्या टिप्स, क्या ट्रिक्स, क्या एलिमिनेशन मेथड होता है, ये सारी चीज़ देखते हैं। ठीक, अब देखिए एसिटा बुलेरिया, ठीक, जलाकन्य के, ठीक, एसिटा बुलेरिया जलाकन्य के जो है ये यूपीएससी में ऐसे ही पूछेगा। ठीक, ये बताइए इससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए, क्या सही है गलत है। ये एक शैवाल की प्रजाति, नई शैवाल की प्रजाति का पौधा है जिसमें एक नाभिक यानी न्यूक्लियस के साथ एक विशाल कोशिका होती है, एक लार्ज जो है जाइगेंटिक जो है सेल होता है। तो क्या स्टेटमेंट सही है गलत है। ये स्पीशीज़ पहले पाई गई आपकी, डिस्कवर किया गई है फर्स्ट टाइम, जो कि एसिटा बुलेरिया की है। और इसका एक फीचर ये भी है कि इसमें रीजनरेटिव पोटेंशियल होता है, मतलब खुद से जो है पुनर्जीवी क्षमता होती है। जैसे आप लोगों ने कई देखा होगा, कई बार घरों में छिपकली होती है, छिपकली को अगर आप कभी डराओ या फिर तो क्या करती है, वो अपनी पूँछ छोड़ देती है, वो पूँछ उछलती हुई कई बार देखा होगा आप लोगों ने, काफ़ी गिरौना टाइप लगता है लेकिन ठीक है। तो वो पूँछ छोड़ देती है और फिर वो पूँछ फिर से उसकी रीजनरेट हो जाती है। मतलब मेरा ये है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं कहना क्या चाह रहा है या फिर यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है। तो एसिटा बुलेरिया में इसी तरीके की रीजनरेटिव पोटेंशियल होता है। मान लीजिए उसका कोई अंग जो है छूट भी गया या फिर टूट भी गया या फिर निकल भी गया, तो वो फिर से उसको अंग को फिर से रीजनरेट कर लेता है। समझ में आई कि नहीं आई? ये तरीका अच्छा लगता है कि नहीं लगता बताइए। ठीक, छिपकली वाला एग्जाम्पल एकदम दिमाग में बैठ गया ना। तो ये चीज़ें हैं एसिटा बुलेरिया वाले जो है, यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट एकदम खरा सोना है और यहाँ पे तीनों सही है। ये अंडमान एंड निकोबार में पाई गई है, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये एक शैवाल है, 4 दशकों में पाया गया। ये इस तरीके का खूबसूरत लगता है। ठीक, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि श्री नारायण गुरु जी जो है हमारे, श्री नारायण गुरु, इनसे संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए, बताइए कौन सही है। इनका जन्म हुआ था 22 अगस्त 1856 में और मलयालम कैलेंडर में देखा जाए तो 1032 चिंगम में हुआ था इनका, और एक हम्बल कॉटेज में, एक छोटी सी झोपड़ी में हुआ था आपका जो है चंपाजंती जो है तिरुवनंतपुरम यानी केरला के आसपास। ठीक, तो क्या स्टेटमेंट सही है? 22 अगस्त इनकी डेट है, इनका बर्थ डेट है, और क्या ये केरला से है? ठीक, इनकी फिलॉसफी वही है कि सामाजिक समानता होनी चाहिए, सभी को शैक्षिक शिक्षा मिलनी चाहिए, साथ ही साथ जो है आध्यात्मिक जो है एनलाइटमेंट होना चाहिए, ये जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, और 1913 में जो है इन्होंने शिवाय आश्रम का जो है को फाउंड किया था आपका चेन्नई में। तो देखिए शिवाय आश्रम को नहीं इन्होंने फाउंड किया था, इसलिए वाला स्टेटमेंट गलत है और एलिमिनेशन मैट्रिक के थ्रू आप जान सकते हैं कि यहाँ पे ए आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक, 1913 में इन्होंने अद्वैत आश्रम किया था। एक होता है द्वैत यानी कि डुअलिज्म, एक दूसरा ये अद्वैत है यानी कि जो है नॉन डुअलिज्म। तो द्वैत का मतलब ये होता है कि जो है आपका जो आपका परमात्मा है और आत्मा है वो दोनों जो है डुअलिज्म में अलग अलग है। ठीक, अद्वैत में होता है कि नहीं मोनिज्म, यानी कि दोनों ही एक ही है, बस समझने वाली बात है। तो अद्वैत किसने दिया था बताइए? आदि शंकराचार्य ने दिया था कि जो है माधवाचार्य ने दिया था, और कि रामानुजम ने क्या दिया था बताइए? ये इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में ये वाली चीज़ें हैं, आर्ट एंड कल्चर में आपने जरूर पढ़ी होगी, एंशिएंट वाली अपनी हिस्ट्री की बुक में आर शर्मा में। ठीक, तो अद्वैत आश्रम इन्होंने 1913 में बनाया था अलुवा में, और नयन जयंती जो है ये 23 जो है सेलिब्रेट, वैसे तो 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है केरला में, वैसे इनका 22 अगस्त को ही जन्म हुआ था। कई जगह 20 अगस्त लिखा हुआ है विकिपीडिया पे, वो गलत है। अभी आप लोग देखोगे तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। और दूसरी चीज़ यह है कि इन्होंने पहला टाइम पे लॉर्ड शिवा का 1888 में बनाया था, और इसकी जो आइडल थी वो नॉन ब्राह्मण ने बनाई थी, अरूवीपुरम विलेज केरला में। 1903 में इन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम बनाया था, उसके फाउंडर और प्रेसिडेंट भी थे। इन्होंने एक बहुत ही फेमस जो है एक जो है डायलॉग या फिर एक फेमस बात कही थी, 1 कास्ट 1 रिलीजन एंड 1 गॉड फॉर ऑल। इनके जो डिसाइपल थे, जो इनके स्टूडेंट थे, उन्होंने वो कौन थे पहले बात तो आप लोगों को ये बताना है, और दूसरी चीज़ उन्होंने क्या जो है इसी से संबंधित कुछ मिलता जुलता जो एक डायलॉग बोला था या फिर बात बोली थी, वो क्या चीज़ है वो भी आप लोग बताना है। श्री नारायण गुरु जी ने बोला था एक ही कास्ट होनी चाहिए, एक ही रिलीजन धर्म होना चाहिए, एक ही भगवान होना चाहिए,
सभी के लिए। जो इनके डिसाइपल थे, स्टूडेंट थे, उन्होंने और बढ़ते हुए, जैसे आप लोग मेरे स्टूडेंट हो तो आप लोग एक काम उन्होंने जो जैसे उन्होंने किया था आगे बढ़ के बड़ी अच्छी बात कही थी, वैसे आप लोग भी अच्छे अच्छे कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हैं कि क्या उन्होंने बोला था। तो इसी के साथ में आज हम लोग का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज लाइक का बटन तोड़िए और शेयर सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए, क्योंकि इसी के जरिए हम लोग अपने मिशन में कामयाब हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन कराने का। आप लोग फिर से बता दूं, यूपीएससी 2021 का कंप्लीट पेड ग्रुप और सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चालू है। ज़्यादा जानकारी के लिए 856400053096960608 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो चलिए फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। खूब पढ़िए, सुरक्षित रहिए, सिलेक्शन लेकर रहना है, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।